हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड एकेडमी में। तो पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ अच्छे से कंप्लीट कर ली थी और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कूलम से रिलेटेड ही है। ठीक है, हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कई बार एग्जाम्पल्स मतलब एग्ज़ाम के अंदर हमारा ये पूछ लेता है इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वो भी हम देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत फेवरेट है, वो यहाँ से देते ही रहते हैं क्वेश्चन। ठीक, चलो हम लिखते हैं कंपैरिजन बिटवीन एफ ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड एफ जी, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हम आज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैं पहले एफ ई के बारे में लिख लेता हूँ। एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है, ये होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एफ जी की अगर मैं बात करूँ तो एफ जी का फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा था, है ना। 11th में हमने पढ़ा था, जो कि होता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्या होता है हमको सब पता है, Q1 Q2 आर स्क्वायर क्या होता है सब पता है। यहाँ पर भी जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। M1 M2 दो मासेस होते हैं, दो बॉडीज़ होती हैं जिनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। और आर स्क्वायर क्या होता है, यानी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, यहाँ पर के की वैल्यू अगर हम देखें, के की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जी की वैल्यू अगर हम देखें तो जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, अब जो एफ ई है कैसा हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेगा, लाइक होंगे तो रिपेल करेगा। बट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव ही होगा, हमेशा ये अट्रैक्टिव ही होगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम पर डिपेंड करेगा, पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मतलब अलग अलग अगर मीडियम होगा तो हमारे के की वैल्यू अलग अलग हमको मिलेगी ना, अलग अलग मीडियम में के की वैल्यू अलग अलग मिलेगी ना। बट अगर मैं इसकी बात करूँ एफ जी की, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है हमारा, ये कांस्टेंट रहने वाला है किसी भी मीडियम की बात कर लें। ठीक है, ये बातें थी कुछ इसके, जो हम कंपैरिजन बात करें इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस थे। और अगर मैं सिमिलैरिटी की बात करूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है, देखो सिमिलैरिटी क्या है, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं और दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन अलोंग द स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। ठीक है, सिमिलैरिटी भी हम लिख लेते हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है भाई, सिमिलैरिटी क्या हुआ, फर्स्ट होगी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहे हैं दोनों। और दूसरी सिमिलैरिटी क्या हुई, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार से इस पे बनेंगे ये हमको अभी देखना है, तो देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ और उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, क्वेश्चन हमको बोल देंगे कि रेशियो ऑफ, मैं लिख देता हूँ फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई एंड एफ जी। एफ ई और एफ जी का रेशियो हमको फाइंड करने के लिए बोल देंगे। ठीक है, किसके लिए, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूँ। ठीक है, placed at some distance apart
सम डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, सम डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, यानी हमारे पास क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन्स दो हैं, है ना, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा, तो उन दोनों का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है सिंपली, ठीक है, सिंपली वी जस्ट हैव टू फाइंड द रेशियो। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं एक बार, Fe का फॉर्मूला देखते हैं, KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बट Q1 भी इलेक्ट्रॉन है, Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, सो वी कैन राइट इट KE स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। Fg की जब मैं बात करता हूँ तो ये हो जाता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर M1 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और M2 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आई कैन राइट G ME स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक पता चला। हाँ, अब देखो, अब अगर मुझे रेशियो लेना है ना, अब अगर मुझे रेशियो लेना है Fe अपॉन Fg का, तो देखो मैं इस तरह से लूँगा Fe अपॉन Fg, तो KE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय GME स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, KE स्क्वायर अपॉन GME स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। K की वैल्यू मुझे पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी मुझे पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हमको पता है, यहाँ से हम लिख देंगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमको पता है जो कि होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 की पावर 2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू मेरे पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 4.17 इंटू 10 की पावर 42, और इसकी यूनिट नहीं है कि है, बताओ, ये रेशियो है ना, फोर्स का रेशियो है, ये भी फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन, ये भी फोर्स है, इसकी भी न्यूटन, तो दोनों जब सेम यूनिट्स का हम रेशियो लेते हैं तो ये हमारे को जो ये मिलता है ना रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस मिलता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे हमको तो वो डायमेंशनलेस मिलेगा, उसकी कभी यूनिट मत लिख देना यहाँ पर गलती से, ठीक है, क्लियर हुआ, ये तो मैंने अपने तरफ से लेकर के देखा था। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जो हमारी बुक का है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक में से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1.4 है हमारी बुक का, 1.2 1.3 हमने कर लिए थे। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को समझते हैं कि ये इस एग्जाम्पल के अंदर मतलब ये क्या कह रहा है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है, इतना बड़ा देख करके घबराना नहीं है। देखो, कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस, यानी यहाँ पर बोल रहा है Fe, सीधे से मतलब है Fe जो अभी हमने देखा, और यहाँ पर इसका सीधे से मतलब है Fg, ठीक है, ये दो बातें इसने लिखी है। डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड्स करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड मासेस, ये हमको पता है। हमको अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा गया, ये मेन क्वेश्चन है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, यानी क्या पूछ रहा है, Fe एंड Fg निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, Fe एंड Fg निकालने के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अभी जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन करके बताया था उसमें हमने क्या लिए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन लिए थे, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मतलब Fe एंड Fg फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, इन दोनों के बीच में रेशियो निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है। फिर फॉर 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो Fe और Fg का रेशियो निकालना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी सेकंड जो बी वाला क्वेश्चन है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, जब 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगेगा और प्रोटॉन का कितना एक्सेलरेशन होगा, तो ये देखते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, अभी हमने देखा फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल 1.4, ये देखो एग्जाम्पल 1.4, ठीक है, हमसे पूछ रहा है Fe और Fg के लिए हमको रेशियो निकालना है, किस किस के लिए, तो अभी हमने पीछे जिस क्वेश्चन देखा था वैसे ही हम करेंगे इसके अंदर। Fe क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, और हम जानते हैं कि Fg क्या होता है, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हमसे पूछा इन दोनों का रेशियो, तो Fe अपॉन Fg जो होगा, ये ए पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं,
एफ ई अपॉन एफ जी, ये तो आर स्क्वायर कट जाएगा और डेफिनेटली हमको इस तरह से मिलने वाला है Q1 Q2 अपॉन जी M1 M2। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब जो इसका पार्ट 1 है, ए का पार्ट 1 है, उसमें क्या बोल दिया, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ये प्रोटॉन, ये मैं प्रोटॉन को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सिंबल हमने मान लिया कि प्रोटॉन को अब ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में मुझे रेशियो निकालना है। तो ये जो Q1 है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज के जितना हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के चार्ज के जितना, और दोनों का चार्ज हमको पता है 1.6 ही होता है। ठीक है, तो मेरा ये जो रेशियो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है इस केस में, एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन। अब सिंपली हमको वैल्यूज़ पुट कर देनी है और सॉल्व करना है। सिंपली पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 की पावर 2 अपॉन जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 20। ये देखो 2-3 वैल्यूज़ जो है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये हमको याद रखनी पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2.4 10 की पावर 39। अच्छे से सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, यही आएगा आंसर। चलो अब इसी के अंदर सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि फॉर 2 प्रोटॉन्स, मतलब दोनों प्रोटॉन्स हैं। अब अगर दोनों प्रोटॉन हैं तो क्या चेंज होगा भाई, यहाँ पर भी P आ जाएगा ना, बस ये तो चेंज होगा। देखो इस तरह से के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी का स्क्वायर। ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 का होल स्क्वायर। जी की वैल्यू यहीं पर हमने लिखी थी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मास ऑफ प्रोटॉन भी हमने लिखा था 1.67 10 की पावर माइनस 27 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमको आंसर मिलने वाला है, आंसर 1.3 इंटू 10 की पावर 36। इस तरह से हमको मिलेगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है ये, बस ये हमारी बुक में दे रखा है इसलिए मैंने करवा दिया ताकि एग्जाम्पल्स जो हैं हमें वो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगे। ठीक है, बच्चे कई बार एग्जाम्पल्स छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि यार बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है ये। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा एक्सेलरेशन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, एक बार वापस मैं नेक्स्ट पार्ट दिखा देता हूँ, बी वाला पार्ट। ये देखो, हाँ, तो बी पार्ट में क्या दे रखा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। मतलब अब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट हैं दोनों एक दूसरे से। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट है। अभी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो मेरा बी पार्ट है, बी पार्ट है। अब यहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है ये रहा, और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, इतना छोटा होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से हमको एक्सेलरेशन निकालना है। किसका, पहले इलेक्ट्रॉन का निकालना है फिर प्रोटॉन का निकालना है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हमारा, कूलम्स लॉ से, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 दोनों सेम है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन सेम होता है ना, इसलिए। फिर मैंने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये घबराना मत, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देख करके हो जाती है सिंप्लीफाई है। 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, तो फाइनली आंसर हमको यहाँ पर मिलने वाला है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का न्यूटन। क्लियर है? क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा,
है ना। यार देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के इतने पास पड़े हुए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा ना। तो जब नेगेटिव इसकी तरफ खींचा चला जाएगा तो किस एक्सेलरेशन से जाएगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ मैं जानता हूँ, फोर्स जो हमने 11th में पढ़ा था, F इज टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मा एम ए, बट m किसका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सेलरेशन किसका मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का निकालना चाहता हूँ तो मैं ऐसा लिखूंगा, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -8, यहाँ तक मुझे पता है। एंड आई जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके आगे यहीं लिख देता हूँ, मैं 2.3 इंटू 10 की पावर -8 तो रहने दूंगा, डिवाइड बाय द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी always know that the mass of electron is 9.1 इंटू 10 की पावर -31, जानते हैं हम बचपन से ही। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। अब देखो यहाँ पर छोटी सी जगह है, इसी जगह में मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर हमको बोलेंगे तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर हमको बोलेंगे तो 2.3 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे। अभी मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67, 10 की पावर -27 होता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आने वाला है। क्लियर हुआ। हाँ, अब इसके आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.5। एग्जाम्पल 1.5। अब ये दिखने में एग्जाम्पल अगर हम बुक में देखेंगे काफ़ी बड़ा है, तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि एग्जाम्पल में चाहता क्या है, ठीक है। ये हमको बोल रहा है पहले हमारे पास क्या है, दो बॉडीज़ हैं। जिस तरह से इसने डायग्राम बनाया वैसा ही हम बनाएंगे। ये बॉडी ए है, इसके ऊपर इसने इतने 4 चार्जेस दिखाए हैं, ठीक। फिर एक बॉडी बी है जिसको हमने ऐसे पकड़ रखा है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ चार्जेस हैं, 2 चार्जेस ने दिखाए हैं, और बोला गया है कि इनका बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ ओनली 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और यहाँ पर एक सी और डी बॉडीज़ हैं जो अनचार्ज्ड हैं, वो इनके पास हमने रखी हुई है, ठीक। तो मैंने जब पिछले लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे उसमें हमने बताया था कि अगर बॉडीज़ सेम मटेरियल की है, सेम साइज़ की है ना, तो जब हम उनको टच करेंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे कि अगर ये बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज Q है, ये बॉडी इसके ऊपर चार्ज 0 है, जब हम इसको टच करेंगे ना तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। इसके ऊपर भी Q/2, इसके ऊपर भी Q/2। तो क्वेश्चन में यही कह रखा है कि दोनों ये जो चारों बॉडीज़ हैं सेम मटेरियल की है, सेम साइज़ की हैं, ठीक है। और हमने क्या करा, बॉडी C और बॉडी D को, बॉडी C को A से टच करा, बॉडी D को B से टच करा। वापस सुनिए, हमने बॉडी C को A से टच करा और बॉडी B को हमने B से टच करा। C को A से, D को B से, ऐसे हमने टच करा। अब टच करने के बाद क्या होगा वो हमको बताया है। टच करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी बॉडी। भाई ये तो हमको पता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज थे, अब 2 रह जाएंगे, इसके ऊपर 2 थे, अब 1 रह जाएगा। और हमने डिस्टेंस इनका आधा कर दिया, पहले 5 सेंटीमीटर था, अब हमने डिस्टेंस इनका आधा कर दिया। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज़ इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। दोनों केसेस के अंदर हमको फाइंड करना है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो मैं बात करूँगा बिफोर कॉन्टैक्ट। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट केस में ले रहा हूँ जब हमने कॉन्टैक्ट नहीं करा था, बिफोर कॉन्टैक्ट, मतलब जब मैंने C और D को इन दोनों से टच नहीं करा था, तब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी फोर्स की, जो हमारा फोर्स था वो कैसे था ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो फोर्स क्या होगा हमारे पास, के QA QB अपॉन R², ये मैं मान लेता हूँ। QA क्या हो गया, चार्ज ऑन बॉडी A, QB क्या हो गया, चार्ज ऑन बॉडी B, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारे बिफोर की बातें हो गई, ठीक। अब मैं बात करता हूँ आफ्टर कॉन्टैक्ट, यानी केस नंबर सेकेंड। आई थिंक वीडियो ब्लर आ रही है, पता नहीं, बीच बीच में ब्लर हो जाती है अपने आप।
तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो आफ्टर कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने ले लिया एफ डैश, है ना, और आफ्टर कॉन्टैक्ट के की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, और क्यू जो है मेरा वो QA/2 हो जाएगा ना, चार्ज आधा हो गया, और Q2 जो है मतलब QB जो है बी के ऊपर चार्ज, वो भी आधा हो जाएगा ना, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस भी आधा हो गया ना, तो R/2 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर मैं ऐसे लिखूँ KQA QB और 2 × 2 नीचे आ गया 4, और R² इसका भी जो ऊपर जाएगा वो होगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल होंगे, तो F डैश इज इक्वल्स टू F, बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड, फोर्स चेंज नहीं हुआ, ये हम लिख सकते हैं, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है हमारा। हाँ, तो अभी इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक अपन करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है, नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। हमने पढ़ा कूलम्स लॉ तो सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है ना, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ही हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। पर अगर ऐसी बॉडी हो हमारे पास, जैसे ये मैंने दे रखा स्फीयर है, पूरा कंप्लीटली स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो जब कोई एक्सटेंडेड चार्ज होते हैं, मतलब किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं या बॉडी कंप्लीटली चार्ज्ड है, इन दैट केस वी कांट अप्लाई द कूलम्स लॉ फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, ओनली एप्लीकेबल व्हेन, ये कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल है, जब बोथ चार्जेस रेस्ट पे हों। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही लिखा था 2 स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, है ना। फिर व्हेन वन इज एट रेस्ट एंड अदर इज मोशन, अदर इन मोशन, जब एक चार्ज रेस्ट पे हो और दूसरा मोशन पे हो, मतलब सपोज करो ये चार्ज रेस्ट पे है और दूसरा चार्ज एक इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रोटेट कर रहा है, इन दिस सिचुएशन वी कैन ऑल्सो अप्लाई द कूलम्स लॉ। पर जब दोनों चार्ज मोशन में हैं, दोनों चार्ज मोशन में है, तब हम कभी भी कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। तो चलिए, इतना सा ही था ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, और इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, एग्जांपल्स भी समझ में आए होंगे। तो जिनको ये लेक्चर अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।